अपशिष्ट प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से जल संरक्षण विषय पर आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज 7वां दिन है। हम लोग 6 दिनों का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं। आज 7वें दिन का प्रशिक्षण हम लोगों को प्रारंभ करना है। तो इस 7वें दिन के प्रशिक्षण में हम लोगों को क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, क्या क्या सीखना है। सबसे पहले हम जानेंगे इस पाठ के मुख्य बिंदु, यानी किन किन बातों पर आज विचार करना है, क्या क्या बातें हम लोगों को आज पढ़नी है। इसमें हम जल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। जल प्रबंधन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर पुनर्चक्रण पढ़ेंगे, यानी पानी का पहले प्रबंध कैसे करते हैं, फिर पानी का चक्रण कैसे होता है, और तीसरा पढ़ना है पानी का रिसाइकल करना, अर्थात फिर से पानी का पुनः प्रयोग करना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नदियों को आपस में जोड़ना और जल प्रबंधन में वृक्षों की भूमिका। तो हम सबसे पहले ये देख लें कि जल प्रबंधन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जल प्रबंधन में जल प्रबंधन की परिभाषा, उपयोग में कमी, ठंडा एवं गर्मी में चापाकल का जल नहीं फेंकना, नहाने के लिए झरना का प्रयोग करना, फूलों की सिंचाई में झाड़ी का प्रयोग करना, नल को खुला नहीं छोड़ना, सेंसर युक्त नल का प्रयोग करना, टोटीदार लोटा का प्रयोग करना, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करना, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या फिर रेन टाइप जो छिड़काव विधि प्रणाली से सिंचाई की जाती है, इसको अपनाना। तो हम लोगों को जल प्रबंधन में ये पढ़ना है। पुनर्चक्रण में हम लोगों को पढ़ना है कि पानी को फिर से चक्रित किया जाए, जिसके लिए सोख्ता टंकी का इस्तेमाल करना, रिट्रीट करना है, जल चक्र अपनाना है और जल को विभिन्न विधियों से शुद्ध करके प्रयोग के लायक बनाना है। पुनः प्रयोग यानी जल का फिर से प्रयोग, जो जल हम एक बार उपयोग कर चुके हैं उसी पानी का फिर से प्रयोग करना है। और इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है गाड़ी धोने के बाद जो जल बचता है उसका प्रयोग, ग्रे वाटर अर्थात मलिन जल का प्रयोग, शौचालय से निकला हुआ जल जिसको काला जल कहते हैं इसका प्रयोग करना, और उद्योगों से निकले हुए जल का फिर से प्रयोग करना, शहरी नालियों से निकले हुए जल का फिर से प्रयोग करना। तो इन बातों को हम लोगों को पुनः प्रयोग में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नदियों को आपस में जोड़ना और जल प्रबंधन में वृक्षों की भूमिका। तो इतनी बातों को आज हम लोगों को पढ़ना है। इस पाठ के उद्देश्य जल प्रबंधन की परिभाषा एवं उसके प्रत्येक पहलुओं से प्रशिक्षणरत छात्रों को अवगत कराना, जल प्रबंधन के तरीकों से परिचित कराना, जल प्रबंधन हेतु नए नए तकनीकों से छात्रों को अवगत कराना, जल प्रबंधन हेतु सहायक तथ्यों अथवा सहायक तत्वों की पहचान करना, जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों और कब इसकी पहचान करना, जल के शुद्धिकरण के नए नए तरीकों से अवगत कराना और जल प्रबंधन के विभिन्न स्तरों से प्रशिक्षु छात्रों को अवगत कराना। ये आज हम लोगों के इस पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आप जल प्रबंधन की आवश्यकता को महसूस करेंगे, आप जल बचाने हेतु तैयार हो जाएंगे, आप जल की बूंद बूंद सहेजने हेतु जनता में जागरूकता फैलाएंगे, आप जल प्रबंधन के निर्णय और तरीकों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, आप जल प्रबंधन के नए नए तरीकों को स्वयं ही खोजने में सक्षम हो जाएंगे, आप राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे तथा जल संरक्षण के कार्य में लोगों की मदद कर सकेंगे। इस पाठ की चुनौतियां अब हम जानेंगे। इस पाठ में चुनौती क्या है, तो जो चुनौतियां आप पिछले पाठों में पिछले दिवस में पढ़ चुके हैं वही चुनौतियां भी इस पाठ की भी हैं, अर्थात वित्त की समस्या, कुछ स्वयंसेवकों द्वारा रुचि न लेना, अपना लक्ष्य दूसरों के भरोसे छोड़ना, आलस्य, असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किया जाना और गंदगी फैलाने वालों से दुश्मनी मोल लेना। तो यही आपकी चुनौतियां हैं। देखिए 2 दशक पहले तक गांवों में छोटे छोटे ताल तलैया, तालाब, पोखर और नदी नाले दिखाई पड़ते थे, आपके आसपास भी दिखाई पड़ते थे।
बरसात के दिनों में वे पानी से लबालब भर जाते थे तथा भूमिगत जल की पूर्ति में सहायक होते थे। जमीन में पानी उनसे रिश्ता हुआ नीचे तक चला जाता था। तब मात्र 40 फीट पर ही चापाकल का लेयर मिल जाता था, जिसको जलस्तर कहते हैं। आज लोग उन ताल तलैया और तालाबों को पाट चुके हैं, अतिक्रमण कर चुके हैं, वहां खेती करना शुरू कर दिए हैं, उसके किनारों पर घर बना चुके हैं। अब कुआं का अस्तित्व ही लगभग समाप्त हो गया है, जिससे जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है। पानी की कमी से अनेक पशु पक्षियों का अस्तित्व ही पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और कुछ समाप्त होने के कगार पर हैं। अतः बचे हुए अवसंरचनाओं को भविष्य के लिए सहेज कर रखना ही अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। हम इसमें कुछ गतिविधि को भी अपनाते हैं। जब प्रशिक्षु छात्रों को आप सिखाते हैं ना, तो सिखाने के क्रम में हम जो बोल कर सिखाते हैं उससे ज़्यादा वे कुछ करके सीखते हैं। जब कुछ करेंगे तो उनको अनुभव होगा और अनुभव से अधिक सीख मिलती है। इसमें हम गतिविधि 1 के रूप में पहली गतिविधि हम यह अपना सकते हैं कि आप किसी निकट के ऐसे नदी अथवा तालाब का चयन करें जो 15-20 साल पहले तक सालों भर पानी से लबालब भरा रहता था, लेकिन अब उसमें पानी नहीं हो। प्रशिक्षु छात्रों को वहां ले जाकर तथा आसपास के ग्रामीणों से वार्तालाप करके यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें कि तालाब के सूखने का क्या कारण हो सकता है। क्या पुनः इस तालाब अथवा नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की युक्तियां इसके लिए अपनानी पड़ेंगी, कैसा समाधान निकालना पड़ेगा, कौन कौन से उपाय करने होंगे। इस तरह से हम लोग छात्रों को यह बताने में सक्षम हो जाएंगे कि वो लोग भी अपना कुछ दिमाग लगाते हैं, नई सोच सोचते हैं और नया कुछ करने का प्रयास करते हैं। दूसरी गतिविधि के रूप में हम एक और क्रिया अपना सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण चौपाल या नुक्कड़ सभा का आयोजन करके लोगों को जल संचयन तथा जल को बचाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। तो हम ये भी अपना सकते हैं। प्रशिक्षण तालिका, ये दैनिक प्रशिक्षण तालिका अर्थात सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक किन किन समयों में क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या सिखलाना है, इसी का विवरण इसमें मिलता है। तो सुबह में हम लोग किसी भी काम को प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं और राष्ट्रगान, अभियान गीत, संस्था का संकल्प को दोहराते हुए प्रेरक प्रसंग, चुटकुला इत्यादि से लोगों का मनोरंजन कर पहले तो हम उनका मूड बनाते हैं, उनको तैयार करते हैं कि वे प्रशिक्षण के लिए खुशनुमा माहौल तैयार हो चुका है। फिर उसके बाद इस माहौल में हम प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं। तो जल संरक्षण की परिभाषा से लेकर और फिर हम लोग अंतिम यानी गतिविधि तक 4:30 बजे तक प्रशिक्षण सत्र को समाप्त करते हैं। हमको सबसे पहले पढ़ना है जल प्रबंधन की परिभाषा। ये जल प्रबंधन का अर्थ होता है कि जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग अर्थात कम से कम जल संसाधन का प्रयोग हो और अधिक से अधिक लाभ हो। इसके लिए जिन जिन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है उनको जल प्रबंधन कहा जाता है। तो जल प्रबंधन का अर्थ क्या है? जल प्रबंधन का आशय जल संसाधनों के इष्टतम प्रयोग से है और जल की लगातार बढ़ती मांग के कारण देश में जल के उचित प्रबंधन की आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही है। जल प्रबंधन के तहत पानी से संबंधित जोखिमों जैसे बाढ़, सुखाड़ और संदूषण, प्रदूषण आदि के प्रबंधन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जल का प्रबंध करना है, अगर कम पानी हो तो उसी में काम चला लेना है, कहीं पानी की कमी हो तो वहाँ पानी पहुँचाना है, पानी आएगा कहाँ से इसकी भी गणना करनी है, पानी जाएगा कहाँ, वहाँ कितने पानी की आवश्यकता है उसकी भी गणना करनी है, जो बचा हुआ पानी है उसका क्या होगा, या पानी की जो और आवश्यकता है वो कहाँ से पूर्ति होगी। तो इसी को हम लोग प्रबंधन कहते हैं।
जब ये सारे कामों को हम लोग किसी ठोस कार्य योजना के तहत और एक निश्चित योजना के तहत पूरा करते हैं तो इसी को हम लोग जल प्रबंधन कहते हैं। जल के उपयोग में कमी, इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल का उपयोग न करें, कम से कम जल में काम चलावें। अब कम जल का मतलब ये नहीं कि प्यास लगी हुई है हमको 1 लीटर पानी पीने की, तो हम लोग 1 गिलास पानी 200 ml पानी पीकर ही रह जाएं, इसको जल प्रबंधन नहीं कहते। जल प्रबंधन का मतलब होता है हम पानी जरूर पिएंगे लेकिन फेंकेंगे नहीं, बर्बाद नहीं करेंगे पानी को, प्रबंधन ये होता है। और इसी में हमको कमी करनी है। कमी का मतलब फेंकने में कमी करना है, दुरुपयोग में कमी करना है, उपयोग में कमी नहीं करनी है। उपयोग तो पूरा करना है और दुरुपयोग में कम करना है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते कहाँ कहाँ हैं। तो आप सुबह से उठते हैं और सुबह उठने के बाद आँख धोते हैं, कुल्ला करते हैं, शौचालय जाते हैं, वहाँ से आने के बाद आप प्रतिदिन दांतों की सफाई करते हैं, शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं या फिर स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें भी पीने का काम में पानी का उपयोग करते हैं, हाथ पैर धोते हैं समय समय पर। उसके बाद खेतों में सिंचाई करने का काम करते हैं। अगर आपको पशु हो तो पशुपालन भी करते हैं, पशुओं को पानी पिलाते हैं, उनको स्नान भी कराते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू पोछा लगता है तो पोछा लगाने में भी अथवा घर को धोने में भी पानी का खर्च होता है। आपके बाहर और पीछे, आगे पीछे घर के जो गार्डन होते हैं, छोटा फूल फल का पौधा लगा हुआ होता है, आप उसमें भी पानी का छिड़काव करते हैं। तो ये सब में हमको प्रतिदिन पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कौन सा पानी कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, यही पानी का प्रबंधन है और यही जल के उपयोग में कमी करना। अब स्नान करने के लिए देखिए, आप स्नान करते हैं तो क्या करते हैं, एक बाल्टी में पानी ले लेते हैं, मग से अथवा लोटा से पटाते हैं, खूब पटाते हैं, खूब पटाते हैं। तो खूब पानी पटाने से पानी तो बह कर जा रहा है व्यर्थ में, पानी तो बिना काम के बर्बाद हो रहा है। आपको स्नान करना है, स्नान करने का मतलब शरीर की सफाई होती है। स्नान करने का मतलब ये नहीं होता है कि घंटों घंटा तक पानी शरीर पर पटाते रहें। अगर घंटा तक आपको स्नान करना है तो आप इसके लिए स्विमिंग पूल का प्रयोग कीजिए। आप घंटों घंटा तक उसमें आराम से बैठ कर रहिए, या फिर एक बड़े टब में आप, अब तो मतलब कृत्रिम स्विमिंग पूल भी मिल रहा है, एक बड़ा सा टब मिल रहा है बना बनाया, आप अपने बाथरूम में रख लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और आराम से 1-1 घंटा बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी बर्बाद नहीं होगा, जितना पानी उसमें है उतना ही पानी में आप आराम से घंटों घंटा तक बैठ सकते हैं। फिर उस पानी का क्या होगा, देखिए वो पानी खराब पानी नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत शैम्पू और साबुन का अंश मिला होता है। उस साबुन और शैम्पू के अंश को हम घास और बालू के रेत से गुजारते हुए थोड़ा क्लोरीनेशन करके उसमें थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर या चूना डालकर पानी को हम बड़ी अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। अधिक साफ करना है तो कार्बन फिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जब पानी साफ हो जाएगा, उस पानी का उपयोग हम पुनः कर सकते हैं, स्नान करने में हो, घर को धोने में हो, पोछा लगाने में हो, जानवरों को नहलाने में हो, अपनी गाड़ियों को साफ करने में हो, या आसपास के गार्डन में देना हो, खेतों की सिंचाई करना हो, इन कार्यों में कपड़ा की धुलाई करना हो, तो इसमें भी आप उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो एक पानी का हम उपयोग करना सीखें। जो पानी हम लोग एक बार प्रयोग कर चुके हैं उस पानी को कम से कम प्रयोग करें, और फिर पानी जो बच जाए उस पानी का उपयोग करना सीखें। यही जल प्रबंधन है, यही जल के दुरुपयोग में कमी है। खेत में कभी कभी पानी पटाते हैं आप लोग, सिंचाई करते हैं खेतों की, तो आप फसलों के आधार पर सिंचाई करने के लिए सोचिए। आप पढ़ते तो है नहीं कि किस फसल को कितना पानी चाहिए। अब धान का पौधा है, उसमें हमेशा 4 इंच से 6 इंच तक पानी जमा रहना चाहिए धान के खेत में। लेकिन गेहूं में पानी नहीं लगना चाहिए। गेहूं में पानी छिड़काव विधि से करना होता है। उसमें अगर रेन टाइप वाटर सिस्टम अगर हम यूज करें, रेन टाइप सिंचाई प्रणाली, इरिगेशन सिस्टम का यूज करें, तो पानी बहुत बचाया जा सकता है।
कम पानी में गेहूं की सिंचाई हो सकती है। गेहूं में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि पानी तो पटाते हैं खेतों में, गेहूं में भी 3 इंच पानी लगा देते हैं। ये आराम से कल परसों तक सूखते रहेगा। अब वो पानी जो सूख जाएगा, व्यर्थ में पानी चला गया। गेहूं में ज़्यादा पानी पटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये पानी हम लोग व्यर्थ बर्बाद करते हैं। कुछ फसलों को कम पानी चाहिए, जैसे मरुआ को कम पानी चाहिए, ज्वार बाजरा को कम पानी चाहिए, चीना सावा कोदो को कम पानी चाहिए, उसी तरह से गेहूं को कम पानी चाहिए। लेकिन इन फसलों में भी हम ज़्यादा पानी देते हैं। ज़्यादा पानी वाले फसलों को ही ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता है। अब आइए हम गाड़ी धोते हैं, इस तरह का आप अपनी गाड़ियों को भी धोते हैं, चाहे वो आपके पास कार हो या आपके पास मोटरसाइकिल हो। जब धोते हैं तो यहाँ भी आप बिना काम के अधिक समय तक धो देते हैं। धोने का मतलब कि साफ कर देना है। अब चक्का को धोने का क्या मतलब है? इस चक्का को अगर बार बार धोएंगे तो इस चक्का को यानी पहिया को धोने से यह तो व्यर्थ में ही पानी चला जाएगा। आप अभी धोकर फिर सड़क पर निकालिएगा गाड़ी को, तो इसमें तो मिट्टी लगना है। तो अब इसको आप क्यों धोएंगे? इसको धो देने का मतलब कि इसको धोने में जो पानी आपका लगा वो व्यर्थ चला गया। तो कुछ कुछ चीज़ों को हम धोकर ज़्यादा पानी बर्बाद न करें, ऐसा सोचें। तो गाड़ियों को धोने में अधिक पानी की बर्बादी न करें। कभी ज़्यादा देर तक आप फ्लैश चलाकर जो छोड़ देते हैं तो ज़्यादा पानी बर्बाद हो जाता है। इसको हमको बचाना पड़ेगा। ये जल हमारा बर्बाद हो रहा है। अब आइए पीने की हम बात करते हैं। आप पीने के लिए पानी लेते हैं, प्यास लगी होती है, कहते हैं कि बाबू 1 गिलास पानी देना। अब वो 1 गिलास पानी देता है, आप 2 घूंट पी लेते हैं, आधा गिलास पी लेते हैं, आधा गिलास फेंक देते हैं, वो पानी आपका बर्बाद हो गया। तो आधा गिलास अगर पीना हो तो आधा गिलास ही पानी मांगिए। 2 घूंट पीना हो छोटे से कप में लेकर पी लीजिए, लेकिन पानी को बचाइए। यह हमारी अमूल्य संपदा है, बहुमूल्य संपदा है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो धीरे धीरे घटते जा रहा है। ये आपका संसाधन नहीं है, ये देश का संसाधन, दुनिया का संसाधन है। दुनिया के लोग जीते हैं इस पानी से, और हम क्या जीते हैं? दुनिया के सभी जीव, प्राणी, पेड़ पौधे सब जीते हैं। इसलिए हमको बचाना पड़ेगा इस पानी को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपने के लिए बचाना पड़ेगा, उनके जीवन रक्षा के लिए बचाना पड़ेगा, और हमको अपने पैसों की व्यर्थ बर्बादी को रोकने के लिए भी पानी को बचाना पड़ेगा। अगला टॉपिक पढ़ना है, ठंडा एवं गर्मी में चापाकल का जल नहीं फेंकना। देखिए, ठंडा का मौसम अब आने वाला है, तो ठंडा के मौसम में आप सुबह सुबह स्नान करते हैं, चापाकल पर जब जाते हैं तो पानी खूब चलाते हैं और पानी 5 से 7 बाल्टी फेंक देते हैं, व्यर्थ में फेंक देते हैं। इन महोदय को देखिए, पानी चला रहे हैं और ये फेंक रहे हैं। फेंकने का मतलब ये है कि ये गर्म पानी निकालना चाह रहे हैं चापाकल में नीचे से। तो जब तक 5-7 बाल्टी फेंकेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तब तक गर्म पानी नहीं निकलेगा। लेकिन हमको फेंकने से ज़्यादा अच्छा है कि इस 5-7 बाल्टी पानी को अगर हम जमा कर लेते और अपने पीछे वाले गार्डन में पेड़ों की सिंचाई करने में लगा देते, या फिर पोछा लगाने के लिए, घरों को धोने के लिए इस पानी को रख लेते, गाड़ियों को धोने के लिए इस पानी को रख लेते, कपड़ा साफ करने के लिए इस पानी को रख लेते, थोड़ा सा गर्म पानी मिला देते, गर्म हो जाता, तो पानी को बचा लेते हम और सारा काम कर सकते थे इस पानी से हम। लेकिन आपने क्या किया? क्योंकि आपके पास पानी की सुविधा है, आप भविष्य तो देख नहीं रहे हैं, आपने पानी को फेंक दिया। एक वाक्य मैं बता दे रहा हूँ कि गर्मी के दिनों में लोग ठंडा खोजते हैं, छांव खोजते हैं, और लोग खोजते हैं कि कहाँ पेड़ है वहाँ जाकर बैठ जाएं। लेकिन जैसे ही ठंडा का मौसम होता है तो पेड़ को काटना शुरू करते हैं, क्योंकि अब जलावन के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। तो आप अगर ठंडा के दिनों में पेड़ को काटते हैं तो गर्मियों के दिन में आप पेड़ कहाँ खोजते हैं? क्यों खोजते हैं? पेड़ नहीं मिलने वाला है, इसलिए पेड़ काटिए तो पेड़ लगाइए। और यही बात यहाँ है कि अगर आप पानी को चलाते हैं तो फेंकिए मत, इसको दूसरे काम में यूज कर लीजिए। गर्मी के मौसम में भी यही प्रक्रिया लोग दोहराते हैं। चापाकल पर जब स्नान करने जाते हैं तो फिर 5 बाल्टी पानी फेंक देते हैं,
इसलिए कि ठंडा पानी निकलेगा नीचे से, तो ठंडा पानी के चक्कर में गर्म पानी बर्बाद हो गया। आप वही पानी बचाइए और उससे आप कपड़ा साफ कर लीजिए। थोड़ी देर अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वो पानी भी ठंडा ही हो जाएगा। प्लास्टिक के बर्तन में अगर पानी को चलाकर छोड़ दिया जाए तो वो पानी, गर्म पानी जो है नॉर्मल हो जाता है, ठंडा पानी भी नॉर्मल हो जाता है। तो हम प्लास्टिक के बर्तनों में पानी को इकट्ठा कर दें, इससे वह कुछ देर समय के बाद नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसका उपयोग हम लोग कपड़ा साफ करने में कर सकते हैं, गाड़ी को धोने में कर सकते हैं, घर को सफाई करने में कर सकते हैं, झाड़ू पोछा लगाने में कर सकते हैं, जानवरों के लिए भी कर सकते हैं। तो इस पानी का भी हमको उपयोग करना सीखना पड़ेगा। नहाने के लिए झरना का प्रयोग। एक और बात आपको बता दें, देखिए इस तरह से भी आप लोग स्नान करते होंगे। ये स्नान करने का एक गलत तरीका है। आप एक बाल्टी पानी निकाल लेते हैं और सीधे बाल्टी उठाकर सर के ऊपर उलट लेते हैं। तो आप एक बाल्टी पानी में आपका पूरा शरीर नहीं भीगता है। अगर ऊपर से आधा शरीर भीग जाता है तो कमर के नीचे न आपका पैंट भीग पाएगा और न ही उसके नीचे का पैर भीगेगा अच्छा से। मतलब एक बाल्टी पानी आपका व्यर्थ हो गया। अगर इसको आप लोटा से स्नान करते तो एक बाल्टी से आपका आधा स्नान खत्म हो जाता, सर के बाद से लेकर पैर तक और शरीर का कपड़ा सब भीग जाता। लेकिन इससे भी कम पानी अगर खर्च करना है तो इस तरह का प्रयोग कीजिए। ये झरना है। अगर इस बाल्टी में 7 से 8 लीटर पानी, 5 लीटर ही मान के चलिए, 5 लीटर अगर पानी इसमें है तो 5 लीटर से शरीर आधा भीगता है। लेकिन अगर हम झरना का प्रयोग करते हैं तो 2 से 3 लीटर में ही आपका पूरा शरीर भीग जाएगा। तो झरना का प्रयोग करने से पानी का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव संभव है। हम पानी कम खर्च करके स्नान कर सकते हैं। हमें आने वाले समय में वैसी युक्तियों की खोज करनी पड़ेगी, वैसी युक्तियां अपनानी पड़ेंगी, वैसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे कम पानी के खर्च में हमारा अधिक से अधिक काम संपन्न हो जाए। इसी को हम जल प्रबंधन कहते हैं और जल के दुरुपयोग में कमी करना कहते हैं। इसके बाद हमको क्या प्रयोग करना है? फूलों की सिंचाई में झाड़ी का प्रयोग करना है। आपके आसपास में फूल लगे होंगे। बहुत लोग घर के आसपास में फूल लगाने का शौक रखते हैं, शौकिया फूल लगाते हैं। तो फूल जब लगाते हैं तो उसमें पानी कैसे पटाते हैं, उसकी सिंचाई कैसे करते हैं? तो वो लोग या तो बाल्टी से, लोटा से ले जाकर उसके जड़ में पानी पटा देते हैं। लेकिन पानी पटाने का वो तरीका ठीक नहीं है। पौधा, फूल के पौधा में पानी ऐसे पटना चाहिए कि पूरा फूल के साथ साथ पौधा भी भीग जाए और जड़ में भी पानी चला जाए। उसके लिए हम ये एक व्यवस्था अपना सकते हैं। एक झाड़ी होता है, इसको झाड़ी कहते हैं। इसमें पानी भर लेते हैं और झरना जैसा इसका मुंह होता है, तो जैसे ही तिरछा करते हैं झरना की तरह से जल जो है वो पौधा पर गिरता है। पूरे पौधा को भिगाते हुए वह नीचे जड़ तक पानी चला जाता। तो कम पानी में हमने पूरा पौधा को सींच दिया और इससे पौधा अधिक समय तक स्वस्थ रहेगा। नल को खुला नहीं छोड़ना। आप इस तरह से और इस तरह से कभी देखे हैं या कुछ खुद भी किए होंगे। इस तरह से नल को हम कब खुला छोड़ते हैं? तो एक तो सुबह में आते हैं शौचालय से और जब हम हाथ को धोना शुरू करते हैं तो पहले थोड़ा सा नल खोल देते हैं और फिर हाथ को भिगा लेते हैं। फिर उसके ऊपर से साबुन लेते हैं और जैसे हाथ को मलने लगते हैं ना तो नल खुला ही रह जाता है और पानी गिरते रहता है। आप हाथ आराम से 10-20 सेकेंड तक इस तरह से मलते हैं तो जैसे जैसे आप हाथ धोते जाते हैं आपका नल इस तरह से खुला हुआ छूट जाता है और उस परिस्थिति में 2-3 लीटर पानी व्यर्थ बर्बाद हो जाता है। फिर आप हाथ मलने के पश्चात हाथ धोते हैं नल में तो आपका 2-3 लीटर पानी व्यर्थ बर्बाद हुआ। उसी प्रकार से मुंह धोते हैं तो क्या करते हैं? ये आप ब्रश को भिगा लेते हैं, पेस्ट डालते हैं, तब तक पानी चल रहा है। मुंह धोते हैं, कभी कभार छूट जाता है नल चलते हुए, तो इसी तरह से पानी गिरते रहता है, उसमें भी व्यर्थ का जल बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे लोगों का आदत है जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं स्टेशन पर
तो उनकी एक बीमारी है, बीमारी कहेंगे कि जाएंगे नल पर तुरंत जल्दी जल्दी, ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ छूटा जा रहा है, और जल्दी जल्दी हाथ धोएंगे या पानी पिएंगे और नल को खुला हुआ छोड़कर भाग जाएंगे गाड़ी पकड़ने। अब वो बताइए, नल तो खुला हुआ छूट गया, कितना पानी व्यर्थ बर्बाद हो गया, लोग बंद नहीं करते हैं। तो स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशन पर अधिकांशतः ऐसे पानी का बर्बादी होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमको स्टेशन पर सेंसर युक्त नल लगाने की आवश्यकता है। सेंसर युक्त नल ऐसा होता है कि नल के नीचे जैसे ही आप इस तरह से हाथ कीजिएगा तो तुरंत आपके हाथ में पानी गिरना शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे ही हाथ अलग कीजिएगा पानी गिरना बंद हो जाएगा। तो ऐसे सेंसर युक्त नलों का प्रयोग अपने यहाँ भी या सभी रेलवे स्टेशनों पर करना चाहिए, इससे पानी की बचत हो सकती है। एक दूसरा देखिए, यहाँ पर ये महोदय पानी पी रहे हैं, नल को खोल दिए और ये मुंह लगाए हुए हैं, आधा पानी से कम मुंह में जा रहा है और बाकी पानी जो है वो नीचे गिर जा रहा है। तो क्या पानी पीने का ये तरीका सही है? ये तो प्रतिदिन अगर ऐसे करे आदमी तो लाखों लीटर जल बर्बाद हो जाएगा, बिना काम का पानी बर्बाद होगा। तो आदमी को अगर पानी पीना है, ये गिलास में ले लेता, आदमी पानी पिएगा तो कम पानी लगेगा। और इसी के लिए अब आ जाइए, हमने बताया सेंसर युक्त नल का प्रयोग। ये देखिए यहाँ सेंसर वाला नल है, ये सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही हाथ इसमें नीचे कीजिएगा या कोई बर्तन नीचे से लगाइएगा, अपने आप सेंसर से मालूम हो जाता है कि नीचे कोई बर्तन या कोई चीज़ आ गया पानी लेने के लिए, वह खुद ही पानी गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही हाथ हटाइएगा या बर्तन बाहर कीजिएगा, नल स्वतः बंद हो जाएगा, तो पानी का गिरना भी बंद हो जाएगा। अचानक अतिरिक्त पानी जो बर्बाद हो रहा है, यह बर्बाद होने से बचेगा। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर प्रयास करें तो बहुत पानी का बचाव कर सकते हैं। ये देखिए एक पुराना प्रयोग बता रहे हैं आप लोगों के सामने, ये चीज़ मिलेगा, टोंटीदार लोटा का प्रयोग। टोंटी वाला लोटा आप लोग देखे हैं, ये ज़्यादातर मुसलमान लोगों के घरों में रहता है, लेकिन हिंदू लोग भी ऐसे लोटा का प्रयोग करते हैं। वो मिट्टी का बना हुआ होता है, जिसको लुटिया कहते हैं। आपके यहाँ आसपास में लक्षावली होता है, लखावरी जिसको कहते हैं, या फिर लखराव कहते हैं। शंकर जी की पूजा होती है और उसमें जब महिलाएं पुरुष जल चढ़ाने जाते हैं तो इस तरह का मिट्टी का बना हुआ टोंटीदार लोटा से पानी चढ़ा, ऊपर से जल चढ़ाने का वो लोग शुरू से ही यह प्रथा चली आ रही है। अब तो भले ही विभिन्न तरह के डिजाइन का लोटा प्रयोग हो रहा है, लेकिन हम लोग भी बचपन में देखे हैं कि वैसे ही टोंटीदार लोटा, जिसको मिट्टी का बना हुआ लुटिया होता था, उससे लोग जल चढ़ाया करते थे। देखिए इस लोटा का प्रयोग सबसे पहले सऊदी अरब में हुआ था। अरब में चूंकि रेगिस्तान है, पानी की भारी कमी है, तो वहाँ के लोग इस लोटा में जो जल रहता था, इस टोंटी के सहारे थोड़ा सा जल हाथ पर लेकर और हाथ धो लिया करते थे। कम पानी खर्च करने का ये एक अच्छा तरीका था, अधिक पानी बचावे। क्योंकि पानी की कीमत आप नहीं समझिएगा, पानी की कीमत वो लोग समझेंगे जो रेगिस्तानों में रहते हैं, पानी की कीमत वो लोग समझेंगे जो पहाड़ों पर रहते हैं, पानी की कीमत वो लोग समझेंगे जो पठारों पर रहते हैं, और पानी की कीमत वो लोग समझेंगे जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो पानी की कीमत वहाँ पता चलता है जहाँ पानी होता ही नहीं है। इस पानी का भी प्रयोग हम वही करते हैं। तो पानी का प्रयोग अगर टोंटीदार लोटा से किया जाए तो हम कम खर्च में अधिक लाभ ले सकते हैं और बहुत सारा पानी को बचा भी सकते हैं। इसी दिशा में हम एक और प्रयोग कर सकते हैं। खेतों की सिंचाई के लिए हम बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। ये बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली क्या है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया, उस कोर्स में भी, उस दिवस में भी मैंने पढ़ाया था। इसमें भी देखिए ये पौधा है, ये पौधा है मिर्चाई का पौधा। अब ये पौधा कुछ दूरी पर लगाया गया और इसके साथ साथ एक पतला पाइप सभी जगह डाला हुआ है। जहाँ जहाँ पौधा है वहाँ वहाँ देखिए ये नीले हरे रंग का जो लग रहा दिखाई दे रहा है, ये एक ड्रॉपर है।
जिसमें छिद्र है, बूंद बूंद पानी इस ड्रॉपर की सहायता से इस पेड़ के चारों तरफ गिरता है। देखिए ये सब जो है, ये आपको छायादार दिखाई पड़ रहा है, ये सब पानी गिरा हुआ है, ये सब पानी है। तो एक एक बूंद पानी जैसे जैसे गिरेगा तो यहाँ पर मिट्टी में नमी बना हुआ रहेगा हमेशा, और इस नमी से पौधा का विकास तेजी से होगा। क्योंकि पौधा के आसपास हमेशा नमी बना रहता है, इसलिए विकास इसका तेजी से होगा। और समूचे खेत में पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बड़े टंकी में पानी को भर लिया जाता है, उस टंकी के सहारे सारे पाइपों को जोड़ा हुआ रहता है, और सभी पाइपों से हर एक बूंद बूंद पानी सभी पौधों के पास लगातार 24 घंटे गिरता रहता है। तो इससे पौधा तेजी से विकास करता है, पानी की बचत होती है। अगर एक बार पूरे खेतों की सिंचाई कर दी जाती तो अधिक पानी लगता, और उससे पूरे खेत में 3 इंच पानी लगा दिया जाता। अगले दिन पता चलता कि इस खेत में पानी एक बूंद भी नहीं बचा हुआ है, सारा पानी खत्म है, और फिर 1 सप्ताह में पानी की आवश्यकता पड़ती। लेकिन हम उतना ही पानी से कई सप्ताह तक इन पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। इसलिए बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को अपनाकर हम पानी को बचा सकते हैं और अच्छी तरह से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं। एक और है प्रणाली रेन टाइप सिंचाई प्रणाली, इसको रेन टाइप छिड़काव प्रणाली भी कहते हैं। ये वर्षा की तरह फुहारा देकर सिंचाई करता है, इसमें भी बहुत कम जल की आवश्यकता पड़ती है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब रेन गन है, और कभी कभी इसमें छिद्र कर दिया जाता है। रेन गन होता है जो इस तरह से घूमते रहता है और पानी को छींटते रहता है, इससे खेतों में सिंचाई होती है। तो आजकल इसका प्रयोग हो रहा है। यह एक नवीकरणीय व्यवस्था है, बहुत ही नवीन व्यवस्था है, जिसको खेतों में हम लोग सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। तो आजकल ऐसी फुहारों जैसी सिंचाई प्रणाली अपनाई जा रही है। यह बहुत ही आधुनिक तरीका है, और इसका जो पानी है वह सीधा ऊपर से पौधा के ऊपर गिरता है। पौधा के ऊपर गिरने से पौधा अधिक स्वस्थ और ज़्यादा बढ़िया रहता है, अधिक हरा भरा रहता है। जड़ों में पानी देने के बजाय अगर हम पूरे पौधा को भिगा दें तो ज़्यादा फायदा होगा। आप सुनते होंगे अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से कि बरसात अगर कम भी हो तो भी वह नीचे की सिंचाई से ज़्यादा प्रभावी होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर रिमझिम फुहार भी पड़ जाए तो एक बार सिंचाई करने से ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ऊपर से पानी सीधे पौधा के मुंह पर पड़ता है, कंठ में पड़ता है, और जब कंठ के द्वारा पानी जाता है तो पौधा ज़्यादा जल्दी विकसित करता है, तेजी से बढ़ता है। लेकिन जब जड़ के द्वारा पानी मिलता है तो पौधों का विकास थोड़ा रुक जाता है, कम होता है। तो हमको इस तरह के सिंचाई प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है कि कम जल में फुहारा देकर, जिस तरह से आप झरना से स्नान करते हैं तो कम पानी खर्च होता है, उसी तरह से ये ऊपर से फुहारा देकर वर्षा टाइप में जब सिंचाई करेंगे तो कम पानी में अधिक से अधिक खेतों की सिंचाई हो पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हम बचा पाएंगे। तो ये पहला जो हमारा अध्याय था जल प्रबंधन का वो खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पुनः चक्रण। ये पुनः चक्रण क्या होता है? तो पुनः चक्रण का मतलब होता है कि वो फिर से चक्रित करना, चक्र के जैसे घूमना। चक्र के जैसे घूमने में एक ही पानी का हम लोग अनेकों बार उपयोग करते हैं। अब पुनः चक्रण के लिए एक चीज़ आप आराम से समझ लीजिए कि पानी का मुख्य स्रोत क्या है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा। वर्षा का जल जब नीचे गिरता है तो वह कई जगहों पर गिरता है। मैदानी भागों में गिरता है, खेतों में गिरता है, नदियों में गिरता है, नालों, तालाबों, झीलों और समुद्रों में गिरता है, साथ साथ पहाड़ों पर भी गिरता है। कभी कभी शीत ऋतु में, ठंडे के मौसम में पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और वो पानी जमा हो जाता है पहाड़ों के ऊपर बर्फ के रूप में। फिर गर्मियों के मौसम में वह बर्फ धीरे धीरे पिघलकर हिमानियों का रूप धारण करता है और ग्लेशियर बनता हुआ नीचे गिरता है। नीचे गिरने में वह पतली पतली धाराओं में बंट जाता है,
जिसे झरना कहते हैं, वह झरना जब सीधे नीचे गिरता है तो कई झरना फिर आगे चलकर आपस में मिल जाते हैं और दो पहाड़ों के बीच की खड़ी घाटियों में वो बहते चले जाते हैं, जिनको नदी कहते हैं। तो नदी का उद्भव वहीं से शुरू होता है और जब वो नदियाँ मैदानी भागों में उतरती हैं, समतल भागों में उतरती हैं, तो विकराल रूप धारण करती हैं और पानी की एक अथाह संपदा लेकर मैदानी भागों से बहती हुई फिर नदियाँ समुद्र के किनारे तक चली जाती हैं, समुद्र में गिर जाती हैं, जो नदियों का मुहाना कहलाता है। तो इस तरह से नदियों का एक लंबा सफर तय होता है, लेकिन उन नदियों में वही वर्षा का जल बर्फ के रूप में बनता है और वही बर्फ फिर पिघलकर नदियों में पानी के रूप में आ जाता है। फिर नदियों का पानी गर्मियों के मौसम में वाष्पीकरण होकर भाप बनकर आकाश में पहुंच जाता है और बादल बन जाता है। फिर बादल के सहारे वही पानी फिर धरती पर गिर जाता है। तो बार बार यह प्रक्रिया दोहराती है, यानी एक ही पानी ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है। इसी प्रक्रिया को पानी का चक्र कहते हैं, जिसको हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। और पानी को बार बार जब हम लोग चक्रण करते हैं तो इसको पुनः चक्रण कहा जाता है। तो यही है जल का पुनः चक्रण, यानी पानी का चक्र हुआ। अब हम अपने जिंदगी में कहाँ कहाँ जल चक्र अपनाते हैं, तो जिंदगी में भी जल का चक्र अपनाना चाहिए। और जिंदगी में जब हम जल का चक्र अपनाएंगे तो हम पानी की काफ़ी बचत करेंगे। आइए हम बताते हैं कि कैसे हम अपने ज़िंदगी में जल के चक्र को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब स्नान करने जाइएगा तो स्नान कर लीजिए, और जो पानी स्नान करने के बाद निकलता है उसको किसी टंकी में जमा कर दीजिए। पक्का टैंक बनाइए, उस पक्के टैंक में आप जमा कर लीजिए। तो पक्का टैंक में जो पानी जमा हुआ, उस पानी में साबुन के भी कण होंगे, शैम्पू के भी कण होंगे, कुछ तेल का भी अंश होगा, और साथ साथ उसमें मैल भी होगा शरीर का। तो टंकी में धीरे धीरे वो सब नीचे बैठने लगता है। फिर उसी टंकी में थोड़ा सा आप चूना डाल दीजिएगा तो वो सारा पानी साफ हो जाएगा। फिर उस पानी को आप निकाल कर और घर को धोने में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर पानी फिर उसी को बचा लेते हैं, बाहर जमा कर लेते हैं, तो घर धोने के बाद भी फिर से उस पानी को साफ करके गाड़ी को धो सकते हैं। तो एक ही पानी को आप कई बार उपयोग कर सकते हैं। और गाड़ियों को धोने के बाद भी फिर पानी बचेगा तो सफाई करके घर के पीछे पौधों में पानी को सींचने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये पानी से कितनी सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो गई। या फिर उस पानी को सोख्ता का गड्ढा बनाकर सोख्ता में डाल दीजिएगा तो उस पानी से आपका भूमिगत जल की पूर्ति हो जाएगी। तो जल चक्र एक लंबा चक्र पूरा करते हुए बहुत सारा काम कर लिया। तो इस तरह से हम अपनी जिंदगी में जल के चक्र को अपना सकते हैं, और जल चक्र अपनाकर एक ही जल से बहुत सारा काम कर सकते हैं। कई कार्यों को संपन्न करने के पश्चात फिर से उस पानी को हम पृथ्वी के अंदर सोख्ता गड्ढा के द्वारा पहुंचा देंगे, जिससे जल का चक्र पूरा हो जाएगा, पानी का उपयोग हो जाएगा और पानी भविष्य के लिए बचेगा भी। सोख्ता टंकी, अभी सोख्ता टंकी के बारे में हम बता रहे थे। सोख्ता टंकी कैसे बनता है, तो आप अपने चापाकल के आसपास या फिर घर से जो पानी निकलता है उस पानी को बचाने के लिए सोख्ता टंकी बनवा सकते हैं। वह इस तरह का एक टंकी होता है। ये चारों तरफ पक्की दीवारें होती हैं, लेकिन इन दीवारों में भी अंदर से छिद्र किया हुआ होता है। छिद्रदार जालीदार दीवारें होती हैं, जो इसमें अगर पानी भी गिरता है तो मिट्टी भी कुछ पानी को सोख लेती है। फिर इसमें जो है एक अंदर में एक और हम छोटा सा टैंक बनाते हैं। इस टैंक में हम नीचे तक अधिक गड्ढा बना देते हैं, या तो गड्ढा बना देते हैं या फिर बोरिंग का पाइप कुछ 10-20 फीट तक गाड़ देते हैं। उसके बाद इसमें हम बालू भर देते हैं नीचे, और इस वाले गड्ढे में ईंट का टुकड़ा भर देते हैं, नीचे बालू भर देते हैं, इसमें छिद्र कर देते हैं। इसमें अब पानी जो होता है वह डायरेक्ट इसमें हम डाल देते हैं। चापाकल का जो पाइप होता है वह सीधे चापाकल के
पानी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हौद रहता है, छोटा सा एक चैम्बर कहते हैं, क्योंकि जितना भी उसमें कीचड़ वगैरह होगा हाथ पैर धोने के बाद उस चैम्बर में जमा हो जाएगा, और चैम्बर से एक पाइप निकालते हैं और वो पाइप सीधे इसमें बीच वाले गड्ढे में डाल देते हैं। यानी कचरा को उधर छांटने के बाद पानी इसके अंदर चला गया और ये बालू से होता हुआ भूमिगत जल में मिल गया। ये जो बाहर वाला है इसको देख रहे हैं, तो ऊपर से ढक्कन डाल दिया जाता है, और ये जो छिद्र होता है, अगर बरसात का पानी अगर खूब ज़्यादा हो गया तो इसके अंदर से यानी बाहर से होता हुआ वह इसके अंदर प्रवेश करेगा, जिसके अंदर में ईंट का टुकड़ा है, बालू है, इससे यह पानी छन जाएगा और फिर पुनः छनने के बाद यह भीतर वाले गड्ढे में प्रवेश करेगा और इसमें साफ पानी जमीन के नीचे चला जाएगा, यानी भूमिगत जल की पूर्ति हो जाएगी। और इस विभिन्न प्रकार के भी सोख्ता टंकी बनाए जा सकते हैं। आजकल तो अनेकों प्रकार का सोख्ता टंकी बनाया जा रहा है। तो जितना भी तरह का सोख्ता टंकी बनाया जाए, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि जो पानी का हम उपयोग कर चुके हैं उसको साफ करते हुए, शुद्ध करते हुए, ट्रीटमेंट करते हुए उस पानी का, और उसको इस सोख्ता टंकी के द्वारा धरती के अंदर ले जाकर भूमिगत जल की पूर्ति कर लिया जाए। भले ही इसका डिजाइन, आकार, रूपरेखा, रंग और कार्यविधि अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही होता है। हम एक और तरीका अपना सकते हैं, रिट्रीट करके जल को विभिन्न विधियों से शुद्ध करके इसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। तो पानी जो गंदा है उसको रिट्रीट यानी फिर से शुद्धिकरण, तो पुनः शुद्धिकरण करते हैं। और क्या करते हैं, तो या तो इसको गर्म करके और फिर उसको ठंडा करके उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो गर्म कर लेने से पानी गर्म हो जाता है, उसके जीवाणु मर जाते हैं, और फिर उसको ठंडा कर लेने से उस पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। कभी कभी पानी को सीधे छान कर भी हम पी सकते हैं। कभी कभी जीवाणु को मारने के लिए पानी को छान कर और उसमें क्लोरीन की एक गोली मिला देते हैं, जिससे जीवाणु मर जाता है। फिर उस पानी का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में क्लोरीन की इसी गोलियों को उपयोग में लाया जाता है। आजकल बड़े बड़े टंकी जो आपके आसपास में जल मीनार बनाए गए हैं, तो जल मीनार से जब पानी हम लोग सप्लाई करते हैं गांव की ओर, तो सप्लाई करने वाले पाइप में एक पतला सा छिद्र कर देते हैं, एक पाइप डाल देते हैं, और वह पाइप इस क्लोरीनेटर से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्लोरीनेटर में क्लोरीन लिक्विड रूप में भरा हुआ होता है, या फिर इसमें गोली डाल देते हैं क्लोरीन की और घुल कर लिक्विड बन जाता है पानी में। फिर बूंद बूंद करके वह पानी के पाइप में गिरते रहता है, जिससे उसके अंदर का जीवाणु मरते रहता है और पूरे गांव वालों को साफ पानी मिल जाता है। लेकिन क्लोरीन की गोली मिलाने से थोड़ा सा स्मेल यानी गंध उस पानी में आ जाता है, तो लोग शिकायत भी करते हैं कि पानी महकता है। बल्कि पानी, अब आप जान लीजिए कि वो पानी ऐसे नहीं महकता है, बल्कि क्लोरीन की गोली या क्लोरीन का बूंद डालने से वह पानी महकता है। उसमें थोड़ा सा स्मेल रहता है, वह खराब नहीं रहता है, बल्कि शुद्ध हो जाता है। अब कितना भी आप शुद्ध कीजिएगा, शुद्ध करने के लिए जो कुछ भी आप डाले हैं उससे तो पनिया कुछ ना कुछ खराबे न हुआ है। उससे अब शुद्ध का शुद्ध क्या, कितना शुद्ध कीजिएगा, शुद्ध करने के चक्कर में भी हम खराब कर लेते हैं। इसके बाद है जल चक्र को अपनाकर। जल चक्र को अपनाकर भी हम पानी का पुनः प्रयोग कर सकते हैं, फिर से उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जब हम जल को बर्बाद कर देते हैं तो गर्मियों के मौसम में सूर्य के प्रकाश की उष्मा पाकर जल भाप के रूप में परिणत हो जाता है तथा वायुमंडल में जाकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिर जाता है। इस प्रकार से जल चक्र द्वारा एकदम शुद्ध जल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर इसको बताया गया है कि किस तरह से ये नदियाँ हैं और ये पर्वत है, तो नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर की ओर जा रहा है। ये नदी के किनारे पेड़ पौधे हैं जो नदियों के जल को या भूमिगत जल को पाकर जिंदा रहते हैं। गर्मियों के मौसम में इनके पत्ते से वाष्पोत्सर्जन होता है और भाप ऊपर की ओर चला जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के पौधों से, नदियों से गर्मी पाकर भाप सीधे ऊपर पहुंचता है वायुमंडल में, वहां जाकर यह बादल में समा जाता है।
बादल बनने के बाद कुछ बादल का पानी सीधे नदी में गिर जाता है और कुछ बादल हवा के सहारे दूर तक चले जाते हैं, वो पर्वत के आसपास जाकर ऊपर से वर्षा करते हैं। तो ऊपर से वर्षा करने पर ये जो पर्वत पर पानी पड़ता है वो भी धीरे धीरे नदियों में ही बहकर आ जाता है और नदियों के सहारे समुद्र तक पहुंच जाता है। बर्फ बनने से भी ये बर्फ है, बर्फ पिघलकर भी नदियां बह जाती हैं। तो इस तरह से हम जल चक्र अपनाते हैं और जल चक्र के द्वारा हम पानी को शुद्ध करके फिर से उसको पीने के लायक बना लेते हैं। गाड़ियों को धोने के बाद का जल, आप तो गाड़ी धुलवाते हैं, प्रतिदिन नहीं धुलवाते होंगे, लेकिन सप्ताह में एक आध बार धुलवाते हैं। कुछ लोग 15 दिन पर धुलवाते हैं, कुछ लोग महीना नहीं धुलवाते। कुछ लोग प्रतिदिन अपने घर पर ही पानी से गाड़ियों को धुलवाते हैं। बड़े अमीर लोग चमचमाती गाड़ियों में जिन्हें चलने का शौक है वो प्रतिदिन अपनी गाड़ी को धुलवाते हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद वही करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान इस धरती पर कोई करता है तो अमीर लोग ही, क्योंकि उनके पास सिर्फ भोगने वाली बात होती है, कुछ निचोड़ने वाली बात नहीं होती है। निचोड़ने वाली बात होती है, लोगों के लिए कुछ करने वाली बात नहीं होती है। वैसे लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं, समाज से कोई सरोकार नहीं रहता है। तो गाड़ियों को धोने के बाद जो जल बर्बाद हो जाता है वो ऐसे जल में साबुन और डीजल इत्यादि के अंश मिले हुए होते हैं, कुछ में पेट्रोल के अंश मिले हुए होते हैं। तो जब रेत और बालू के कण से उनको गुजारा जाता है तो रेत और बालू से गुजरने पर डीजल के कण, पेट्रोल के कण और साबुन शैम्पू के कण वो उसी में रह जाते हैं। पानी साफ निकल जाता है, वो पानी से फिर से हम गाड़ी धो सकते हैं। यानी एक ही पानी से कई बार गाड़ियों को धोने का चक्र चलता रह सकता है और महीना तक गाड़ियों को धो सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। इस तरह का ये प्रक्रिया हम लोग भी अपना सकते हैं। ये में रॉ वाटर कलेक्शन टैंक है, इसमें पानी गाड़ी को धोने के बाद जो पानी है वो इसमें आ जाता है। यहाँ से फिर हम इसको उठाते हैं और यहाँ ले जाते हैं। इस सिस्टम में यहाँ पर क्लोरीन का जो है वो टंकी है, बूंद बूंद क्लोरीन इस पाइप से गुजर रहा है और इस पानी के जीवाणु को मार रहा है। इसमें जाकर इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बालू हो सकता है, घास हो सकता है, जिससे पानी को गुजारा जाता है। और गुजारने के बाद फिर ये कार्बन फिल्टर है। कार्बन फिल्टर से जब एक बार गुजार देते हैं तो पानी बहुत ही शुद्ध हो जाता है। अब इस पानी को हम पी भी सकते हैं। कार्बन फिल्टर से गुजारने के बाद और क्लोरीन से गुजारने के बाद पानी काफ़ी हद तक साफ हो जाता है, पूरा जीवाणु रहित हो जाता है, यह पीने योग्य पानी हो जाता है। इसलिए इस टंकी में जो पानी इकट्ठा हो जाता है ट्रीटेड वाटर, हम इसको पी भी सकते हैं और फिर से गाड़ियों को धो भी सकते हैं। तो एक साथ एक ही पानी से बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसके बाद है ग्रे वाटर, जिसको हम लोग मलिन जल कहते हैं। ग्रे वाटर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। हम अपने घरों में घरेलू काम जो करते हैं, अब शौचालय वाला नहीं, शौचालय को छोड़कर जितने भी घरेलू काम करते हैं तो उनके करने के बाद जो पानी बच जाता है उसको ग्रे वाटर कहते हैं। जैसे कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने के बाद यहाँ देखिए कपड़ा, ये वॉशिंग मशीन है, कपड़ा धोया जा रहा है, इसका जो पानी निकलेगा ये ग्रे वाटर होगा। किचन में आप सिंक से ये बर्तन सब धोएंगे तो ये पानी, या फल सब्जी धोएंगे तो ये पानी जो निकलेगा वो ग्रे वाटर होगा। आप जो स्नान करते हैं झरना से या फिर चापाकल से, ये पानी जो निकलेगा वह ग्रे वाटर होगा। तो आपके घर में जो भी पानी यूज हो रहा है, घर को धो रहे हैं, ये भी पानी ग्रे वाटर है। ये सारे पानी ग्रे वाटर जो है इनको हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ये टंकी बना हुआ है, पक्का टैंक है। इस पक्का टैंक में सबसे नीचे ये सब कार्बन भरा हुआ है। ये कार्बन यानी कोयला का चूर्ण होता है। कोयला का चूर्ण को कार्बन कहते हैं। आप कोयला जो है लकड़ी को जलाकर जो कोयला बच जाता है, काष्ठ कोयला, उसको पीस कर चूर्ण बना दीजिए, ये शुद्ध कार्बन हो गया। या फिर भट्ठा के लिए, ईंट भट्ठा के लिए जो कोयला आता है उसका चूर्ण ले लीजिए, वह भी शुद्ध कार्बन हो गया। तो सबसे नीचे कार्बन होता है और उसके ऊपर जो होता है वह महीन बालू का चूर्ण होता है। महीन बालू का चूर्ण मतलब समझते हैं,
उजला बालू जिसको रेत कहते हैं वो गांवों की नदियों में मिलता है, तो ये रेत भर देते हैं। अर्थात कोयले के चूर्ण के ऊपर हमने रेत भर दिया, सबसे नीचे ये रुई डाल दिया। रुई तो रुई नहीं डालकर हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा भी डाल सकते हैं, सूती का कपड़ा, साफ कपड़ा, धोती का कपड़ा, या फिर रुई भी आप डाल सकते हैं। यहाँ रुई हो गया, फिर कार्बन का परत हो गया यानी कोयला का चूर्ण, उसके ऊपर से उजला वाला बालू हो गया जिसको रेत कहते हैं, उसके ऊपर से मोटा बालू हो गया, पीले रंग का बालू जो आप लोग सोन नदी का बालू भी कहते हैं, तो ये बालू हो गया। उसके ऊपर से ये जो हो गया ये ग्रेवल हो गया। ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब कि बालू चालने के बाद छोटा छोटा जो पत्थर रहता है, छोटे छोटे जो मिश्री जैसा होता है, उसको ग्रेवल कहते हैं। तो ये ग्रेवल भर दिया और उसके ऊपर से बड़ा बड़ा पत्थर जो होता है उसको भर दिया। अब आइए, इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया। अब ये टंकी के नीचे से यहाँ पर ये जो निकलेगा छिद्र के द्वारा, यह पूरा साफ पानी निकलेगा, पूरा फिल्टर वाटर निकलेगा। अब ये पानी सबको इकट्ठा करते हुए इस टैंक में हम डालेंगे और इस टंकी में डालने के बाद पानी धीरे धीरे बहुत साफ होकर नीचे से निकलता है। फिर इसको पंप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर जमा करते हैं इसको। ये है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है इस टंकी में डाल देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डाल देने से और भी ज़्यादा साफ होता है। अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर नहीं हो तो आप चूना डाल दीजिए, इसमें चूना भी डाल देंगे तो बहुत साफ हो जाएगा, क्योंकि चूना पत्थर से ही ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो चूना आप अगर डाल दिएगा तो ये पानी बहुत साफ हो गया। और बहुत साफ होने के बाद अब नीचे वाले टैंक में इसको जमा कर लिए। ये पानी इतना साफ पानी हो गया कि आप अब इस पानी को पीने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब ये ट्रीटेड वाटर हो गया। तो इस तरह से हम अपने घरों में जितना पानी इस्तेमाल करते हैं सबको पीने के लायक बना सकते हैं। जब पीने के लायक हो गया तब सारा काम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एक ही पानी का प्रयोग कितनी बार कर सकते हैं और पानी को हम लोग बचा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पानी को बचाने के लिए आगे कौन आएगा, कौन इन पानियों को साफ करेगा। इस पानी को साफ करने में खर्च जो आएगा उसको कौन देगा। अरे वो तो हमारी जिम्मेवारी है ना, हम बचाएंगे अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आप बचाइएगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अब लोग क्या सोचते हैं, मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है कि आप लोग सोचिएगा कि हमर काम दोसर गोड़ा कर ले, यानी अपना काम दूसरे के भरोसे छोड़ देना। हमको जो बचाना है हमने नहीं बचाया, हम सोच रहे हैं कि हम तो ज़्यादा चालाक हैं, बगल वाला लोग तो बचावे करेगा, पूरा गांव का लोग तो बचाइए रहा है, तो हम कहला बचावे। लोग तो जानेगा नहीं कि कौन बचा रहा है। नहीं, पहले हमें बचाना होगा फिर दूसरा बचाएगा। हम जब बचाना सीखेंगे, शुरू कर देंगे, तो देखा देखी हमारे गांव के लोग पानी को बचाना शुरू करेंगे। इसलिए पहले आपको पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा, समाज के जागरूक लोगों को आगे आना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां इसके लिए CSR प्रोजेक्ट देती हैं, तो उनको भी आगे आना होगा। और सरकार को भी व्यर्थ जो रुपया बर्बाद कर देती है सरकार किसी किसी काम में, और इसी के नाम पर लूट हो जाता है, तो उन पैसों को बचाना होगा। और फिर हमको सही तरीका से कैसे हम वाटर को रिसाइकल कर लें, फिर से उसको उपयोग में लायक बना लें, इस पर काम करना होगा। जो जो संस्थाएं रिसर्च कर रही हैं उन संस्थाओं को सहयोग देना पड़ेगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा, तब जाकर देश में एक नवाचार स्थापित हो जाएगा और नई नई बातें सामने आएगी। नए नए बच्चों के दिमाग में नई नई बातें होती हैं, कैसे हम पानी को पुनः यूज करने के लायक बना दें। तो जब हम इस पर खर्च करेंगे, रिसर्च पर खर्च करेंगे, खोज पर खर्च करेंगे, शोध पर खर्च करेंगे, तो हमको बहुत फायदा मिल सकता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है काला जल। ये इसको कहते हैं ब्लैक वाटर। अभी हम ग्रे वाटर पढ़े हैं जिसको मलिन जल कहते हैं। अब ब्लैक वाटर पढ़ना है जिसको काला जल कहते हैं। तो काला जल एक ही तरह का होता है, घर में बहुत सारे काम करते हैं तो सारा काम का जल ग्रे वाटर, मलिन जल। अब जो शौचालय में हम जाते हैं, पानी का उपयोग शौचालय में करते हैं, तो हम तो शौच के बाद पानी का उपयोग कर लेते हैं,
लेकिन उस पानी के सहारे मल बहता हुआ टंकियों में जमा हो जाता है और टंकी से भी एक निकास द्वार के सहारे पानी धीरे धीरे टपकते रहता है। उस पानी में मल के भी कुछ अंश होते हैं, तो मल मूत्र के अंश को लेकर जो पानी बाहर निकलता है उसको हम लोग ब्लैक वाटर या काला जल कहते हैं। यह काला जल ज़्यादा खतरनाक होता है। देखिए यहाँ पर ये शौचालय है, यहाँ की शौचालय का जो ये है सीट है, और इससे जो निकल रहा है पानी वह धीरे धीरे इस टंकी में आकर जमा हो जा रहा। इस टंकी में मल के साथ ये जमा हुआ, उसके बाद ये दूसरी टंकी में जब गया तो मल का अंश कम हुआ, और तीसरी से ये जो बाहर निकल रहा है पानी, इस बाहर निकलते हुए पानी में मल के भी अंश हैं, मूत्र के भी अंश हैं और पानी भी है, तो यह पानी काला जल हो जाता है। इसी को काला जल कहते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक होता है, जीवाणु इसमें अधिक पलते हैं, इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस जल को रेत युक्त टंकियों में इकट्ठा करके और पुनः रिट्रीट कर सकते हैं, फिर से साफ कर सकते हैं, और उससे होता हुआ साफ करने के बाद वह जल सोखता के द्वारा सीधे जमीन के भीतर चला जाता है, जिससे भूमिगत जल की पूर्ति हो जाती है। और पृथ्वी के कई परतों से गुजरता हुआ वह पानी जब नीचे जाता है तो नीचे में बालू भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, कंकर पत्थर भी मिलते हैं, पहाड़ भी मिलता है। तो इस तरह से वह पानी शुद्ध हो जाता है और भूमिगत जल की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग काला जल के बारे में समझ पाए। अब हमें जानना है उद्योगों से निकला हुआ जल। उद्योग धंधा आपके आसपास में भी होंगे। आपके घर से 10-20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर भी कई उद्योगों को आपने देखा होगा। कई उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें पानी की खपत अधिक होती है और पानी का उपयोग करने के बाद वह पानी बाहर निकल जाता है। ऐसा ज़्यादा उपयोग दूध की फैक्ट्रियों के पास मिलता है। जो भी कॉम्फेड का फैक्ट्री है, जैसे सुधा का दूध उद्योग है, तो सुधा की फैक्ट्री जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ दूध से कई प्रकार के उत्पाद बनते हैं। जैसे सुरभि बनता है, पेड़ा बनता है, दही बनाया जाता है, लस्सी बनाया जाता है, तो दूध के कई उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूध का पाउडर भी बनता है। लेकिन उस फैक्ट्री के पास आप देखिएगा तो काफ़ी जल जमाव मिलेगा, यानी पानी सबसे अधिक खपत करने के बाद पानी को फैक्ट्री के आसपास में बहा दिया जाता है। वो पानी बर्बाद होता है, वह पानी सड़ता है, उस पानी में मच्छर पैदा होते हैं, वह पानी धीरे धीरे काला पड़ जाता है, उस पानी से बदबू निकलने लगता है, आसपास के लोग उस जल से परेशान हो जाते हैं। तो वह पानी को शुद्ध करके और भूमिगत जल की पूर्ति किया जा सकता है, तो पानी बचाया जा सकता है, पानी का पुनः उपयोग किया जा सकता है, फिर से साफ करके उस पानी से खेतों की सिंचाई की जा सकती है, उस जल को गाड़ियों को धोने के उपयोग में लाया जा सकता है। तो उस पानी से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। साफ करने के बाद फैक्ट्री में फिर से उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो फैक्ट्रियों से निकले हुए पानी हैं, उनमें विषैले रसायन भी होते हैं जो मिले हुए रहते हैं उस पानी में, और नालों से बहता हुआ वह पानी आसपास की कभी कभी नदियों में भी चला जाता है। तो आसपास के जल स्रोत में जब वह पानी जाएगा तो जल स्रोत को गंदा कर देगा। इथेनॉल की फैक्ट्री में भी बहुत पानी निकलता है और वह पानी भी महकता है, दुर्गंध देता है, आसपास फैल जाता है और आसपास के लोगों का जीना दुभर होने लगता है। तो उस पानी को रिट्रीट करके पुनः शुद्धिकरण करके फिर से उपयोग में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पानी से बहुत सारे जलीय जंतु मर सकते हैं, मर जाते हैं, और इससे हमारा पर्यावरण जो है वह प्रदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे शहरी नालियों का उपयोग। शहर में नाला आप देखे होइएगा, जाइएगा किसी शहर में किसी काम से, तो नाला को देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 2 मिनट रुक कर और अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा कि उन नालों से जो पानी बहता है वह पूरे काले रंग का होता है, ब्लैक वाटर हो जाता है। होता तो वो ग्रे वाटर है, लेकिन
अत्यंत काला होने के कारण वह धीरे धीरे ब्लैक वाटर में परिणत हो जाता है। उसमें बहुत सारे कीड़े चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, रेंगते हुए दिखाई पड़ते हैं, मच्छर दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे कीट पतंग दिखाई पड़ते हैं। तो वह पानी इतना खराब हो जाता है कि आप नालों के किनारे रुक नहीं सकते हैं, दुर्गंध से आपकी नाके लगता है कि फट जाएगी। लेकिन शहरों के लोगों को वो दुर्गंध महसूस नहीं होता। कारण है कि शहर के लोग और उस नाला के आसपास के लोग 24 घंटे 365 दिन नालों का गंध नाक में घुसते घुसते वे अभ्यस्त हो जाते हैं। और जब उससे ज़्यादा तीक्ष्ण गंध आएगा तब महसूस होगा, उससे कम गंध निकलेगा तो उनके नाक को भी वो दुर्गंध मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन आप गांव के लोग हैं, जब शहर में जाइएगा तो आपके यहाँ गाँवों में इतना नाला नहीं मिलता है। तो जब नाला नहीं मिलेगा, दुर्गंध नहीं मिलेगा, तो जैसे ही आप नालों के किनारे जाइएगा उसका दुर्गंध आपके नाक में घुसेगा, तुरंत आपका नाक गंध देना शुरू हो जाएगा, नाक बंद कर लीजिएगा। मतलब आपको ज़्यादा महकता है, लेकिन शहर के लोगों को वह गंदा नाला नहीं महकता है। तो इस पानी में क्या क्या मिले होते हैं? तो नाला में देखिए घर का भी पानी लोग निकालता है उसी नाला में, और शहर के लोग अपने शौचालय की टंकी को भी उसी नाला में लगा देते हैं। यानी शौच करने के बाद मल और मूत्र सब उसी नाला में गिर जाता है। जानवरों का मल मूत्र उसी नाला में जाता है। उसी के किनारे लॉन्ड्री रहता है, तो कपड़ा धोने के बाद पानी उसी नाला में बह जाता है। छोटे छोटे फैक्ट्री होते हैं जिसका पानी उसी नाला में जाता है। तो यह नाला का पानी ब्लैक वाटर हो ही जाता है। फिर इस नालों को अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो नाला को सीधे देखते होइएगा कि नाला सीधे नदियों में गिर जाता है। मुजफ्फरपुर में एक फर्दो नाला है। फर्दो नाला में पूरे शहर का गंदा पानी निकलता है और वह गोबरसही से दक्षिण जाकर एक गांव में गिरने लगता है, डुमरी के आसपास। अब देखिए वो पानी तो खुले मैदानों में गिर रहा है, खुले खेतों में गिर रहा है, वहाँ वह दुर्गंध पैदा कर रहा है और बहते हुए बहुत दूर तक वह पानी लगा देता है। तो ऐसे भी खेत बर्बाद हो जाते हैं उस जल से। तो जल जो है वह प्रदूषित कर रहा है, और जब वह जल का स्रोत बहते बहते वह पानी नदियों में आसपास के तालाबों में प्रवेश करेगा तो उस पानी को भी गंदा करेगा। उस पानी का जो स्तर है वह खतरे के स्तर को भी पार कर जाएगा। तो ये पानी बहुत खतरनाक हो जाता है। नदी का अगर उदाहरण ले तो सीतामढ़ी में एक मनुषमारा नदी है। आप मनुषमारा नदी को देखिएगा, उसका पानी इतना गंदा है, इतना दुर्गंधित है कि जानवर भी अगर पी ले तो तुरंत मर जाएगा। मतलब पूरा विषैला बन गया है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। दिल्ली में जमुना नदी का पानी देखिएगा, दिल्ली के आसपास में, वो भी पूरा ब्लैक हो चुका है। लेकिन प्रकृति तो उपहार वही देती है, जो आप करते हैं उसी को तुरंत पाना पड़ेगा। जिस नाला को, जिस जमुना को आपने नालों के सहारे गंदा कर दिया, उसी के पानी को साफ करके और उसी को पीने के लिए दिल्ली में सप्लाई की जाती है। तो नगर निगम के टैंक उसी पानी को आपको परोस देते हैं। आपने गंदा किया है ना, पीजिए आप ही। तो यह तो प्रकृति हमें लगे लगे उपहार भी दे देती है। एक चीज और बता दें, इस शहर का जो नाला निकलता है, इस नाला का पानी का हम बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं। अगर इस नालों को छोटे से नहर के द्वारा जोड़ दिया जाए और उस नहर में कहीं कहीं WSP बनाया जाए, मतलब वेस्टेज जो है, वेस्टेज वाटर, उसको एक जगह स्टोरेज करने का टैंक बना दिया जाए, जिसको हम लोग STP कहते हैं। STP में क्या होता है कि स्टोरेज टैंक हो जाता है, वो पौंड पानी का एक तालाब हो जाता है, और उस तालाब में पानी जमा करने के बाद उस तालाब में भी ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, चूना, कई चीज़ें डालकर कार्बन उस पानी को साफ करते हैं। पानी को जब साफ कर लेते हैं, उस पानी का उपयोग आप खेतों की सिंचाई करने में कर सकते हैं। तो जहाँ देहातों में किसानों को पानी नहीं मिलता है या भूमिगत जल का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए, वही सरकार अगर थोड़ी सी व्यवस्था करे तो शहरी नालियों के पानी को साफ करके और गाँव में पहुँचाया जा सकता है, उससे खेतों की सिंचाई की जा सकती है।
उस पानी को थर्मल पावर में आप दे सकते हैं। थर्मल पावर में जब उस पानी को साफ करके देंगे तो 1 किलोवाट बिजली पैदा करने में 3500 लीटर भूमिगत जल का इस्तेमाल किया जाता है। वह पानी शहरी नालों के पानी का इस्तेमाल होगा और फिर भूमिगत जल बचेगा। तो किसी भी थर्मल पावर के आसपास घूमिएगा, जैसे कांटी थर्मल पावर है, उसके अगल बगल के 5 किलोमीटर एरिया के गांव में आप घूम जाइए, लोगों से पूछिएगा तो बताएंगे कि गर्मी के दिनों में चापाकल सूख जाता है। बहुत सारे चापाकल सूख गए, पानी नहीं निकलता है। मतलब क्या है कि जो थर्मल पावर का बोरिंग है वो काफ़ी गहरा है और काफ़ी मात्रा में पानी वह निकाल लेता है। तो आसपास के इलाकों का भूमिगत जल वो अकेले निकाल लेता है। लोगों को गांव में पानी नहीं मिलता है, लोगों के चापाकल सूख जाते हैं, बोरिंग सूख जाते हैं। अगर शहरी नालों का गंदा पानी साफ करके और थर्मल पावर में उपलब्ध करा दिया जाए तो थर्मल का भी काम चल जाएगा, बिजली भी पैदा हो जाएगी, आसपास के गांवों में भूमिगत जल की समस्या भी नहीं रहेगी, शहर का नाला का गंदा पानी का खपत भी हो जाएगा, इसके निवारण के लिए भी नहीं सोचना पड़ेगा। और थर्मल पावर कॉरपोरेशन में जितना भी उस फैक्ट्री में पानी की आवश्यकता होगी कहाँ से आएगा इसको भी नहीं सोचना पड़ेगा। तो सारे चीज़ों का समाधान एक साथ हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी सोच, लंबी प्रक्रिया और एक नया प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें जोखिम उठाने होंगे, सरकार को काफ़ी सहयोग करना पड़ेगा। जल प्रबंधन में वृक्षों की भूमिका। पानी के प्रबंधन में पेड़ पौधे कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, हम इस शीर्षक के अंतर्गत इन बातों को जानेंगे। देखिए, पेड़ पौधे पानी का प्रबंध कैसे करते हैं। तो पेड़ पौधे बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह हम जानते हैं कि पहाड़ों पर घना जंगल होता है और पानी वहीं बरसता है, बादल वहीं जाते हैं जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं। इसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही विशाल जंगल है, हरा भरा जंगल है और इस जंगल के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। तो यह वृक्ष बादलों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बादल जब यहाँ जाएगा तो पानी होना तय है। काफ़ी पानी होने से जंगल में वह पानी गिरेगा। अब जंगल में पानी गिरेगा तो क्या होगा, तो जंगल में पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी गिरते हैं और जंगल में आप जाकर देखें एक एक हाथ मोटा पेड़ का पत्ता जमा हो जाता है। वह पत्ता धीरे धीरे सड़ता हुआ मुलायम हो जाता है और मुलायम होने के बाद वह स्पंजी हो जाता है। उसके ऊपर जब वर्षा का पानी पड़ता है तो पूरे पत्ता से होते हुए वह जमीन में चला जाता है। तो वो पत्ता जो है खुद भीग जाता है और कई कई महीनों तक भीगा हुआ रह जाता है। मतलब वह पानी को जमा करके रखता है और धीरे धीरे वह पौधों को भी, पेड़ को भी वह पानी देते रहता है। तो पेड़ पौधे भी काफ़ी हरा भरा रहते हैं पत्ता के स्पंजी होने के कारण, और साथ साथ वह पत्ता से रिश्ता हुआ पानी जमीन के अंदर भी जाता है, भूमिगत जल की भी पूर्ति होती है। तो पानी भी अधिक हुआ, पेड़ पौधों ने पानी को आकर्षित किया और पेड़ पौधों के पत्तों ने उस पानी को महीनों महीना तक बचा कर रखा, धरती के जल की पूर्ति किया, साथ साथ पेड़ों को भी पानी दिया। तो जल संरक्षण में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं ये पौधे। एक दूसरा चित्र देखिएगा, यहाँ इस तालाब के किनारे बड़े छायादार हरे भरे वृक्ष हैं। जब गर्मियों के मौसम में धूप अधिक निकलेगा तो इस पानी में गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तालाब का पानी नीचे ठंडा रहेगा क्योंकि ऊपर से पेड़ पौधों की छाया है जो सूर्य के धूप को उधरे रोक देता है। तो ये पानी नीचे का ठंडा रहेगा और ठंडा पानी भाप बनकर नहीं उड़ता है, इसलिए वाष्पीकरण यहाँ से पानी का नहीं हो पाएगा। ये तालाब कभी गर्मियों में भी नहीं सूखेगा, साथ साथ ठंडा इतना रहेगा कि आसपास के जानवर और बच्चे भी इस तालाब में स्नान करना चाहेंगे। तो ये जल संरक्षण में, जल के प्रबंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करने की आवश्यकता है, और सिर्फ रोकने की ही नहीं बल्कि उसको सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में अधिक से अधिक वन पूर्ति हो सके, पौधों की पूर्ति हो सके, और जल संचयन में, जल के प्रबंधन में ये पेड़ पौधे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सके। इसके लिए ये एक सराहनीय प्रयास है जो पेड़ पौधों को पकड़कर, बोर्ड लगाकर इसकी सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं। तो जहां तक भी आपसे संभव हो सके पेड़ पौधा जरूर लगाइए। किसी खास दिवस के अवसर पर, आपके घरों में जन्म दिवस है, आपके घरों में किसी का श्राद्ध कार्यक्रम है, आपके घरों में शादी विवाह का कार्यक्रम है, आपके घरों में पार्टी शुरू हो गया, तो आप उस महत्वपूर्ण अवसर पर पौधा जरूर लगाएं। पौधा लगाकर और लगाने के लिए लोगों को भी प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो सके। और वृक्षारोपण करेंगे, जब वृक्ष को बचाएंगे, हरा भरा वातावरण बनेगा, तो जल का संरक्षण स्वतः होगा, पानी बचेगा, और पानी बचेगा तो भविष्य में हम सब भी बचेंगे। वन विभाग को भी इस दिशा में गंभीरता से प्रयोग करना चाहिए, विचार करना चाहिए, कर भी रहा है, पहल भी कर रहा है। आम लोग भी अपने अपने स्तर से जल संचयन की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करें और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इसके लिए एक और महत्वपूर्ण बात है नदियों को जोड़ना। अब नदी को जोड़ने की जो बात है वह हमारे देश में कई दशकों से होती आ रही है। नदी को क्यों जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या फायदा होगा? हो सकता है इससे पर्यावरण को नुकसान भी हो, हानि भी हो, आर्थिक खर्च करना पड़े, पैसा भी अधिक खर्च हो। तो इसके लिए पहले अध्ययन करने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने से पहले सरकार को पहले पर्यावरणविदों का एक दल वहां आसपास में अध्ययन करने के लिए भेजा जाना चाहिए कि हो सकता है जिन नदियों को जोड़ने से आसपास के पर्यावरण पर, वहाँ के समाज पर, वहाँ के लोगों पर, वहाँ के सामाजिक जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, पहले इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। नदियों को आपस में जोड़ने से क्या होता है, तो ये नदी इधर से आ रही है, ये नदी इधर से आ रही है, जब दोनों को जोड़ देंगे हो सकता है इस नदी का कोई छोर ऐसे जगह पर गया हो जहाँ हर साल खूब बाढ़ आती है, और इस नदी का छोर ऐसे जगह पर गया हो जहाँ हर साल सुखाड़ हो जाता है। तो जब हम जोड़ देंगे तो क्या फायदा होगा कि बाढ़ के दिनों में वो पानी इस नदी के सहारे होते हुए सुखाड़ वाले क्षेत्रों में पहुंच जाएगा, और बाढ़ की समस्या का भी निदान हो गया, बाढ़ का पानी निकल गया, सुखाड़ वाले क्षेत्रों की भी समस्या का निदान हो गया, जहां पानी नहीं है वहां भी भरपूर पानी हो गया, फसलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो गया। तो इस तरह हम पानी की व्यवस्था कर देंगे। नदियों को जोड़ने से बाढ़ का भी नियंत्रण हो जाएगा, सुखाड़ का भी नियंत्रण हो जाएगा। इस तरह से दोनों को फायदा मिलेगा। तो नदी जोड़ो परियोजना जो है इसका उद्देश्य यही है कि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। अब नदियों को जोड़ने के लिए क्या होगा, तो पहले अध्ययन होगा कि एक नदी यहाँ है, दूसरी नदी मान लीजिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो दोनों नदी को कैसे जोड़ा जाएगा। तो उन नदियों के बीच अध्ययन करने के पश्चात एक रास्ता खोजा जाता है। हो सकता है दोनों नदियों के बीच कोई नहर बहकर निकला हुआ हो या नहर खोदा गया हो, तो हम उस नहर के सहारे भी दोनों नदियों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर नहर नहीं हो, बीच बीच में तालाब हो, तो हम कई तालाबों को चैनलों से, नहरों से एक दूसरे को जोड़ते हुए पानी को हम पहुंचा सकते हैं। हो सकता है बीच में कोई चौर हो, तो एक नदी को चौर से जोड़कर दूसरे नदी को भी चौर से जोड़ सकते हैं, और इस तरह से नदियों का पानी एक नदी से दूसरे नदी तक भी ले जाया जा सकता है। भारत में 60 नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनी है। ये बड़ी बड़ी नदियां होगी जिनमें गंगा भी है,
कावेरी भी है, कृष्णा भी है, गोदावरी भी है, सतलज और सिंधु भी है, झेलम भी है और छोटी छोटी नदियां भी हैं। सभी नदियों को उनकी सहायक नदियों के साथ दूसरी नदियों में जोड़ दिया जाए तो इससे अनेक फायदे हो सकते हैं, लेकिन इससे भविष्य में हानि भी हो सकता है। तो हानि के बारे में भी हम लोग बाद में जानेंगे। फायदा जाने। नदी जोड़ो परियोजना एक सिविल इंजीनियरिंग परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इससे किसानों को खेती के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही बाढ़ या सूखे से निजात मिल जाएगी। पानी की अधिकता या कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो इस परियोजना में यही है कि भारत के 7 नदियों को जोड़ने की बात चल रही है, जिससे अनिश्चित मानसूनी बारिश पर किसानों की निर्भरता में कटौती आएगी, कमी आएगी और सिंचाई के लिए लाखों हेक्टेयर खेती योग्य भूमि भी उपलब्ध हो जाएगा। नदी जोड़ने के अभियान से लाभ। जब हम नदियों को जोड़ देंगे या जोड़ने का अभियान चलाएंगे तो क्या लाभ होगा इससे? तो इस परियोजना से सूखे तथा बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकती है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर बाढ़ वाली नदी के बेसिन का पानी सूखे वाली नदी को दिया जा सकता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ से वहां के लोगों को छुटकारा मिल सकता है। सिंचाई करने वाली भूमि भी लगभग 15% तक बढ़ जाएगी। तो 15,000 किलोमीटर नहरों का और 10,000 किलोमीटर नदियों में नौवहन का विकास होगा। नाव भी चलेगा, जहाज भी चलाया जा सकता है, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी। बड़े पैमाने पर वनीकरण होगा, अर्थात उन नदियों और नहरों के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो वन का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और तकरीबन 3,000 टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे। मतलब टूरिस्ट स्पॉट का मतलब पर्यटक के लिए केंद्र बनेंगे, जहां पर्यटक जाएंगे और पानी में नाव चलाएंगे, मनोरंजन करेंगे, वाटर पार्क बनेगा, वहां झरना बनेगा, लोग देखेंगे, लोगों का मन लगेगा, लोग घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इस परियोजना से पीने के पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी, आर्थिक रूप से समृद्धि भी आएगी और इससे ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन किसानों को रोजगार भी मिलेगा। पिकनिक स्पॉट बनेगा तो अपने आप वहाँ रोजगार सृजन हो जाएगा। कुछ लोग पानी पूरी बेचेंगे, कुछ लोग समोसा बेचेंगे, कुछ लोग रसगुल्ला बेचेंगे और आप लोग वहाँ जाइएगा, घूमिएगा, मनोरंजन कीजिएगा। नदी जोड़ो परियोजना के दुष्प्रभाव, अर्थात इससे कुछ हानियां भी उत्पन्न होंगी तो हो सकता है, लेकिन हम फायदे की बात करें। हर परियोजना के लाभ और साथ ही कुछ न कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। नदियां शुरू से हमारे प्रकृति का अभिन्न अंग मानी जाती रही हैं तथा इनमें किसी भी प्रकार का मानव हस्तक्षेप विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। जब हम बांध बनाते हैं बड़ी बड़ी नदियों पर, तब ना पानी को जोड़ेंगे। बांध बनाएंगे तो पानी को रोकेंगे और एक तरफ से पानी को निकालेंगे। और कभी भूकंप के समय अगर बांध टूट जाए तो आसपास के गांव का क्या होगा? नदियों में कितना करोड़ों अरबों लीटर पानी जमा रहता है, गांव का गांव बह जाएगा। तो ये भी एक खराब समस्या है, मतलब यह भी दुर्घटना हो सकता है, तो विनाश का भी एक कारण हो सकता है। नदी जोड़ो परियोजना को पूरा करने हेतु कई बड़े बांध, नहरें और जलाशय बनाने होंगे, जिससे आसपास की भूमि दलदली हो जाएगी और कृषि योग्य नहीं रहेगी। इससे खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी आ सकती है। दूसरी तरफ देखें तो जमीन को लेकर भी इस परियोजना के तहत विवाद खड़े हो सकते हैं। अब जिधर से होकर नहर निकाला जाएगा वहां के लोग कहेंगे हम जमीन नहीं देंगे, हमारी जमीन है, खेती योग्य जमीन है, हमारा इतनी जमीनें हैं, हम जमीन नहीं देंगे। वर्षों तक इसका केस, इसका मामला निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय तक में चलेगा और फिर यह परियोजना कई कई दशकों के लिए लंबित हो जाएंगी। तो इस तरह से परेशानी भी है। दूसरी तरफ कहां से कितना पानी लाना है, किस नहर को पानी ट्रांसफर करना है, इसके लिए पर्याप्त अध्ययन और शोध करना भी जरूरी होगा। इसके बाद ही हम
इस परियोजना को लागू कर सकते हैं। इसमें सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। अंत में हम यही कह सकते हैं कि भारत जैसे भू सांस्कृतिक विविधता वाले देश में, जहां पर सिंचाई और पानी पीने के लिए अलग अलग प्रबंध करना होता है, अलग अलग स्रोतों से पानी लेना होता है, जहां इतनी आबादी हो, वहां इतनी बड़ी परियोजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार हो अथवा शोधकर्ता हो, उनको विचार कर लेना आवश्यक है, ताकि बाद में इसके दुष्परिणामों से बचा जा सके। परंतु दूसरी तरफ जहां सूखेग्रस्त इलाके हैं, वहां हर साल बाढ़ आती है, वहां पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई न कोई समाधान निकालना ही पड़ेगा, और यह अनिवार्य भी है। समाज को पानी के महत्व को समय रहते अवगत कराना होगा, और नदियों की विशेषता भी बतानी होगी कि कैसे हम पानी को इस्तेमाल करेंगे और कैसे पानी का इस्तेमाल किया जाए, यह भी जरूरी है। अर्थात यह देश हमारा है, और यह सरकार के साथ साथ हमें भी पानी के महत्व को समझना पड़ेगा। हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। सरकार के लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, हमें ही यह काम स्वयं के बलबूते करना पड़ेगा। पानी बचाओ अभियान भी हमें छेड़ना पड़ेगा। पानी बचाओ अभियान पानी की कमी के खतरों के बारे में हर जगह लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। दुनिया के जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए कई ऐसे उपायों को अपनाने की भी जरूरत है। तो किन किन उपायों को हम अपनाएंगे? बजाय कुछ बड़े परियोजनाओं के कई छोटे जलाशयों का निर्माण करना होगा। यह न सोचिए कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं ही पानी बचाएंगी। अरे छोटे छोटे जलाशय भी बनाने होंगे, छोटे छोटे जलग्रहण बांधों का निर्माण करना होगा, और साथ ही झीलों की, नदियों की, तालाबों की सुरक्षा भी करनी होगी। मिट्टी का प्रबंधन, बहुत ही छोटे जलग्रहण क्षेत्रों का विकास और वनीकरण यानी पेड़ लगाना, भूमिगत जलवायु स्तर का रिचार्जिंग, जिसके कारण बड़े बड़े बांधों के लिए आवश्यकता कम पड़ेगी। यानी छोटे छोटे चेक डैम बनाने होंगे, डैम बनाने होंगे, छोटा छोटा आहर पईन का विकास करना होगा। नगर निगम के गंदे पानी का पुनः चक्रण और इलाज कर कृषि के लिए उपयोग करना होगा। बांधों और नहरों से पानी के रिसने की समस्या का रोकथाम करना होगा। सरकारी पाइप में से होने वाले नुकसान को रोकना होगा। शहरी वातावरण में प्रभावी वर्षा जब होगी तो जल संचय करना होगा। कृषि के क्षेत्र में जल संरक्षण करना, और इसके लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना पड़ेगा। साथ साथ वर्षा वाली तकनीक जो है पानी पटाने की, उसका प्रयोग करना होगा, यानी रेन ड्रॉप इरिगेशन। पानी का वास्तविक मूल्य निर्धारित करना होगा, ताकि लोग अधिक से अधिक जिम्मेवारी से और कुशलता से पानी के इस्तेमाल करें, और साथ ही पानी की बर्बादी कम हो सके। उन वृक्ष रहित क्षेत्रों में जहां जमीन उपजाऊ नहीं रही, पहाड़ी ढलानों के साथ मेड़बंदी और नाला का प्लग बनाकर मिट्टी प्रबंधन करने से वहां की नमी को लौटाया जा सकता है, और वहां पर सब्जियां उगाई जा सकती हैं। अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियां उगाकर वहां पर लोगों के लिए एक सहूलियत उत्पन्न की जा सकती है। जहां मैदानी भागों से पहाड़ी भागों में सब्जियां जाती हैं, तो अगर वहीं पर सब्जी उपजेगी तो एक पैसे का भी बचत होगा, और नीचे से गाड़ियां जो लेकर जाती हैं पहाड़ों पर, प्रदूषण भी कम होगा, उतना सब्जी ढोना नहीं पड़ेगा। बाढ़ एवं सूखा प्रबंधन, बाढ़ के दिनों में और सूखे के दिनों में हम कैसे प्रबंधन करें बाढ़ और सूखा का? बाढ़ एवं सूखे से बचाव हेतु जल का उपयुक्त प्रबंधन किए जाने की आवश्यकता है, जिससे उपलब्ध जल का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। बाढ़ एवं सूखे से बचाव हेतु यह आवश्यक है कि जल का स्थानांतरण योजना के अंतर्गत नदियों को जोड़ने की जो योजना बनी है, यह एक श्रेष्ठ कदम है, और श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ कदम है। इसके परिणाम स्वरूप देश में बाढ़ एवं सूखा दोनों से ही संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यद्यपि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी, तथापि योजना को उपलब्ध धन के आधार पर विभिन्न चरणों में भी पूरा किया जा सकता है। मान लीजिए कम धन है तो थोड़ा सा काम करेंगे, 2 नदी को जोड़ लेंगे, और अगली बार पैसा आएगा तो 1 आध नदी को और जोड़ेंगे,
कुछ और पैसा आएगा अगले साल, 2-4 नदी को और जोड़ लेंगे। तो जैसे जैसे रुपया आते जाएगा धीरे धीरे परियोजना का रूप बढ़ाते जा सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। इसके साथ साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं, जनमानस का पुनर्वास की समस्या के साथ साथ विभिन्न अंतरराज्यीय मतभेदों से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। यानी लोगों की समस्याएं भी आएंगी, जमीन की समस्या आएगी, वहाँ दलदली क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, पानी रिसेगा, बांध टूटेगा तो वहाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, लोगों का घर डूब जाएगा, ये सब समस्या भी आएगी। जिन रास्तों से होकर नहर गुजारा जाएगा, नदियां जोड़ी जाएंगी, उन नदियों के मार्ग में पड़ने वाले घर को तोड़ना पड़ेगा, और किसी को उतना ही जमीन है तो रहेगा कहाँ, तो उसके लिए जमीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब पुनर्वास कराना होगा उन लोगों को। तो ये तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी दो राज्यों के बीच की जब नदियों को जोड़ा जाएगा तो एक राज्य कहेगा हमको ज़्यादा पानी चाहिए और दूसरा राज्य कहेगा हमको ज़्यादा पानी चाहिए। अब दोनों राज्य के बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो पानी का बंटवारा भी करना पड़ेगा। इसके लिए भी सरकार को जल संधियां अपनानी पड़ेगी। तो ये सब जब समस्या का समाधान हो जाएगा तभी यह योजना सफल हो पाएगी। तथापि योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन होने की स्थिति में देश में से बाढ़ और सूखे की समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। तो आज का जो यह हमारा शीर्षक था, आज का जो चैप्टर था वह समाप्त होता है। हम फिर कल 8वें दिवस के लिए अगला जो हमारा शीर्षक है, अगला कार्यक्रम है, उसके तहत कल उपस्थित होंगे। धन्यवाद।